अलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने जहां पंजाब के दो मुख्तलिफ शहरों जहानिया और हाफिजाबाद में कल जलसा वहां पे भी किया, अपनी इंतखाबी मुहिम बाकायदा तौर पर शुरू कर दी है, वहीं बाकी सियासी जमातों को भी ये पैगाम जा रहा है कि वो अगले इलेक्शन में किसी भी बड़ी सियासी जमात को टफ टाइम देने के लिए तैयार हैं। IPP का इरादा तो मुल्क गिर सियासत करने का है, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी तक ये पार्टी पंजाब से भी बाहर नहीं निकल पाई है, ना ही दूसरे सूबों से अभी कुछ बड़े नाम सामने आए हैं। IPP की इंतखाबी मुहिम की ख़ास बात यह है कि इस जमात ने अवामी मसाइल को डायरेक्ट फोकस किया है। बाइक वालों के लिए आधी कीमत पर पेट्रोल, 300 यूनिट तक फ्री बिजली और मज़दूर की कम से कम तनख्वाह 50,000 रुपये तक करने के ये ख्वाब तो दिखाए जा रहे हैं, लेकिन ये सब होगा कैसे, इसका रोड मैप सामने नहीं आया है। प्लान्स तो अच्छे हैं। दूसरी तरफ IPP का दावा है कि वो नफ़रत की सियासत नहीं करेगी, लेकिन IPP के जलसे देखें, इन तकारीर सुने तो एक चीज़ बड़ी वाज़ेह होकर सामने आती है, वो है PTI मुखालिफ सियासत। सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ पहले ही मुश्किलात में है, ऐसे में IPP की लीडरशिप इस पर तनकीद करके हासिल क्या करना चाहती है? क्या IPP को ये लगता है कि इस तरह से उनका वोट बैंक बढ़ सकता है? एक और पहलू भी यह है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी रिवायती सियासत पर चलते हुए उनका जो ज़्यादा इन्हिसार है, फोकस है, वो इलेक्टेबल्स पर कर रहे हैं और PTI छोड़कर आने वालों को पनाह दी जा रही है। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान की सियासत काफ़ी बदल चुकी है। यहाँ शख्सियात को वोट पड़ते हैं। PTI को चेयरमैन तहरीक इंसाफ की वजह से, जबकि नून लीग को नवाज शरीफ के नाम पर वोट पड़ते हैं। सवाल ये है कि IPP कायदीन जहांगीर तरीन और अलीम खान के नाम पर क्या पार्टी को वोट मिल जाएंगे? PTI और मुस्लिम लीग नून के मैदान में होते हुए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को क्यों लगता है कि वो पंजाब का जो महाज है वो फतह कर लेगी? ऐसे में ये एतराज़ भी सामने आ रहा है कि वक्त आने पर IPP नून लीग की B टीम बन जाएगी। इस तासुर में कितनी हकीकत है? क्योंकि सब ने देखा है कि IPP के सीनियर रहनुमा उन चौधरी मियाँ साहब की आमद पर उनके इस्तकबाल में नज़र आए, जिसमें उनकी पार्टी की तरफ से उनको शो कॉज भी किया गया। मैं बात करूंगी, मुझे करना रिटायर्ड हाशिम डोगर साहब ज्वाइन कर रहे हैं, IPP के रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हाशिम डोगर साहब आपका। हाशिम डोगर साहब, जैसे कि मैंने कहा कि आप लोग अपने जो आपका मंशूर है या आप लोग डायरेक्ट अवामी जो मसाइल हैं उनको फोकस कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही ज़बरदस्त बात है। लेकिन लोग ये कहते हैं कि ऐसी ही बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी की थी, नौकरियों के वादे किए थे, घर बनाकर देने के वादे किए थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो आप लोग ऐसा क्या करें या लोग आपकी बातों पर क्यों यकीन करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। एक्चुअली जो आपने ये पूरा क्वेश्चन मेरे से किया है, इसके तो मेरे ख्याल है काफ़ी सारे पहलू हैं, तो मैं मुख्तसरन मैं कोशिश करूंगा कि जो चंद चीज़ें मेरे ज़हन में हैं मैं आपसे शेयर करूं। सबसे पहली बात, मैं आज आपके इस प्रोग्राम के हवाले से, मैं जो हमारे MPA हैं हाफिजाबाद में, एक ही हमारे पास सीट है, एक ही हमारे पास अभी तक कैंडिडेट हैं, जो उन्होंने शो किया वहाँ पे, उस पर मैं तो उनको अप्रिशिएट करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आइंदा इसी तरह इंशाल्लाह ये जो किक ऑफ हुआ है ये बहुत बेहतर तरीके से कल्मिनेशन पे जाएगा। दूसरी बात कि ये कहना कि हम कोई वक्त आने पे नवाज लीग की B टीम बन रहे हैं, तो मैं आपसे एक दो प्रोग्राम्स में पहले भी मेरा अर्ज किया है कि कतई तौर पे जो हमारी जमात में की जो लीडरशिप है और जो खास तौर पे जो जिन आप इलेक्टेबल्स की बात करते हैं, उनमें से इस वक्त जो ज़्यादातर अक्सरियत में लोग हैं वो किसी भी जमात के साथ इल्हाक नहीं करना चाहते। अच्छा, तीसरी बात, पार्टी के अंदर शामिल लोग या पार्टी की जो लीडरशिप है, तरीन साहब हैं, अलीम खान साहब हैं, क्या उनका भी यही वो सोच है? वो भी यही कहते हैं कि वो किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे? अगर आप कल का ही हाफिजाबाद का जलसा देखें तो उसमें अलीम खान साहब ने बिल्कुल विदाउट मिंसिंग हिज वर्ड्स उन्होंने ये कहा कि हम तो समझते हैं कि आज जिस जगह पे जिस मसाइल में ये घिरा हुआ है, उसमें जहाँ पे इमरान खान की या उस्मान बुज़दार की स्पेशली जो बैड गवर्नेंस शामिल थी, तो उसके ऊपर जो आइसिंग ऑन द केक है वो तो आके तो हमजा साहब ने किया, या उसके बाद आके तो वफाक में मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने किया। तो किस तरह ये कर सकती हैं कि जनाब हम अवाम के मसाइल को हल करेंगे?
जिस तरह 9 मई के वाकयात की हम मजम्मत करते हैं और जो अजाब एक नाजुल हुआ एक आम आदमी की जिंदगी पे, तो उसका कसूरवार कौन है? लेकिन एक तो बात मैं है ना, नून लीग की मजबूत जड़ें हैं पंजाब में। नून लीग रूल करती रही है पंजाब में। आपको पता है कि पंजाब में जो रूल करता है वही वफाक पे रूल करता है, वही इस्लामाबाद पे पूरे मुल्क पे रूल करता है। तो इतना आसान होगा नून लीग को यहाँ पर शिकस्त देना? पीटीआई का हाल तो हम सबके सामने है, लेकिन पीटीआई उसके बावजूद भी बड़ी कॉन्फिडेंट है कि किसी आम बंदे को भी पीटीआई टिकट देगी तो वो भी जीत जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी आप समझते हैं कि अभी आप लोगों की पार्टी को कोई जाहिर है कोई पुरानी पार्टी तो है नहीं आप लोगों के। हाँ, चेहरे ज़रूर पुराने हैं, एक पार्टी का नाम, एक स्ट्रक्चर तो जाहिर है सब कुछ नया है। तो कैसे आप लोग फिर इनका मुकाबला कर पाएंगे? अगर आपको हुकूमत करनी है तो ज़ाहिर है इत्तेहाद भी करने पड़ते हैं, साथ भी मिलाना पड़ता है लोगों को। देखिए, ये सारे इश्यूज भी सिर्फ इस वक्त हमारी जमात के साथ नहीं है। मैं जिस जिले से मेरा ताल्लुक है वहाँ पे तकरीबन हर हल्के में 2-2, 3-3 नून लीग के कैंडिडेट्स वो भी आ गए हमारे सामने मैदान में। तो ये वोट्स डिवाइड होंगे, ये आप देखते देखिए। मैं खास तौर पे चूंकि एक देहाती हल्के को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं उस नुक्ते नज़र से ये बात कर रहा हूँ कि हमारा भी, अगर हमारी पार्टी नहीं है तो हम नए नहीं हैं। हम वो लोग हैं जो 2-2, 3-3 नस्लों से लोगों के साथ वाबस्ता हैं, उनकी खिदमत करते हैं, उनके दुख दर्द में उनके साथ शामिल होते हैं। तो हमारा एक अपना वोट बैंक है। और पीटीआई का वोट क्या आपको लगता है डिवाइड होगा? या पीटीआई का ऐसे भी होता है जो नाराज वोटर्स भी होते हैं, वो फिर किसी को वोट ही नहीं देते हैं, वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, ये उनकी नाराजगी होती है। और दूसरा वोटर वो होता है जो नाराजगी में दूसरे को जाकर वोट देता है, जिसका दूसरी पार्टी को फायदा होता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, पीटीआई का वोटर डिवाइड होगा या चुप बैठेगा? अच्छा, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मेरा इसके बारे में टेक ये है कि मुझे जो नजर आ रहा है, पीटीआई का 3rd, 4th, 5th, 6th कैटेगरी का बंदा होगा जो इलेक्शन लड़ेगा, जो शायद हो। तो अब ये फैसला पीटीआई के लोगों ने करना है कि हम वो लोग जो 186 लोग थे, जो 9 मई नहीं, हम 25 मई तक साथ खड़े रहे। जिन लोगों ने 186 वोट पूरे किए जब हमें पता था कि आज रात को हमारी असेंबली खत्म हो जाएगी, जिन्होंने अच्छे भले खानदान के घरों से होते हुए पढ़े लिखे लोगों ने जमान पार्क में जाके तो डंडे पकड़ के हमने चौकीदारी भी की। हम गाड़ियों के साथ लटक के इस्लामाबाद तक गए। हमने तो अपनी तरफ से, मगर एक चीज थी जो बार बार करते थे कि खुदा के लिए अदारों के साथ टकराव ना पैदा करें। और मेरा उसके बारे में ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अदारों का देखना, अदारे का मतलब है फौज। आज जिस मुस्लिम मुल्क की फौज कमजोर है, आप शाजिया देखिए उन ममालिक के साथ क्या हो रहा है। गाजा की हम वीडियो नहीं देख सकते आधा मिनट से ज्यादा। हमारे साथ 3 तरफ से हमारा दुश्मन बैठा हुआ है। 9 मई के वाकयात से नाराज अगर वोटर है तो आपको लगता है कि वो आपकी तरफ भागेगा, दौड़ेगा, नून लीग की तरफ नहीं जाएगा? उसको आना पड़ेगा, वरना फिर वो अपने हाथों से और अपनी इस नफरत के जरिए पूरे पंजाब में नून लीग को क्लीन स्वीप करवाएगा, जिसका जिम्मेदार फिर हम नहीं होंगे। हम तो खड़े हैं, हम चाहते हैं। देखिए, मैं इमरान खान के 2 बयानियों के साथ आया था। पहला बयानिया ये था कि ये पीडीएम की 13 जमातें चोर हैं, और दूसरा बयानिया ये था कि ये मुल्क के अदारे, इनके साथ हमने मोहब्बत करनी है, इनको साथ लेके चलना है। दूसरे बयानिए को खुदा न मतलब माजरत के साथ ठेस पहुंची। जो पहला बयानिया है उस पर तो हम सारे मुत्तफिक हैं। हम समझते हैं कि इस मुल्क की बर्बादी के जो जिम्मेदार हैं वो ये जमातें हैं। तो अगर पीटीआई का वोटर अपना गुस्सा हमारे पे निकालना चाहता है तो फिर मैं तो कुछ मुझे एक और चीज बताएं कर्नल साहब, पंजाब से बाहर निकलने का क्या प्लान है आप लोगों का? पंजाब में तो अभी तक लाहौर भी जलसा कब करना है ये भी अभी तक प्लान सामने नहीं आया, तो पंजाब से बाहर कहाँ निकलेंगे आप लोग? देखिए, एक बड़ी ही एक इन्फेंसी की जमात है जो 9 मई के बाद मैं तो समझता हूँ कि ये हादसाती तौर पे तश्कील हुई। तो इसको टाइम तो लगेगा। ये जिन जमातों का हम मुकाबला कर रहे हैं, ये 2-2, 3-3 नस्लों से ये जमातें बना के बैठे हुए हैं और इन्होंने अवाम को पता नहीं क्या क्या उल्लू बनाया। इट विल टेक टाइम। मगर मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि प्लीज आप फुटेजेस निकालें। दोनों जो हमारे जलसे हुए, जी। बहुत साइजेबल का क्राउड था, लोगों का रिस्पॉन्स था। और इंशाल्लाह अब आपको अगला इंशाल्लाह शो नजर आएगा जो हम कसूर में करने जा रहे हैं। लाहौर में कब कर रहे हैं? आज 9 दिसंबर तक का तो शेड्यूल है आप लोगों का 7 जलसों का। बस ये जब हम गेयर अप कर लेंगे लोगों को। देखिए, हमारी तो मेन स्ट्रेंथ जो है इस वक्त, जितने भी हमारे साथ आए हैं, जो जिन लोगों ने हमारे साथ शमूलियत की है, इनमें से तकरीबन 95% देहात से उनका तब। तो हम जहाँ पे भी है उसको हम इंशाल्लाह मस्टर करेंगे और
उसके बाद जब अल्टीमेटली टाइम आएगा तो हम लाहौर में भी जलसा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर साहब, IPP के रहनुमा मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जारी कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त देने से पहले जायज़ा लेने के लिए IMF की टीम पाकिस्तान में मौजूद है। पहले तकनीकी नौयत की बातचीत हो रही है। तकनीकी नौयत के मुज़ाकरात 2 नवंबर से 10 नवंबर तक होंगे, जिसके बाद 13 से 16 नवंबर तक पॉलिसी लेवल के मुज़ाकरात होंगे, जिसके बाद ये फैसला होगा कि हमें किस्त मिलनी है, नहीं मिलनी है, या पाकिस्तान पर और शराइत लगेंगी या डू मोर का मुतालबा आता है। याद रहे ये वही प्रोग्राम है जिसमें PDM हुकूमत ने बहुत मुश्किल फ़ैसले किए थे रियासत बचाने के लिए। मुश्किल फ़ैसलों के ही नाम पर पेट्रोल बिजली की कीमतों को बढ़ा दिया गया था। IMF के साथ 9 महीनों की मुद्दत के लिए जारी कर्ज प्रोग्राम इस साल जुलाई में शुरू हुआ। पाकिस्तान को इस प्रोग्राम के तहत $3 अरब का कर्ज मिलना है। पाकिस्तान 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की पहली किस्त हासिल कर चुका है, जबकि इस महीने बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड से $70 करोड़ की दूसरी किस्त हासिल करने के लिए भी उम्मीद है। हम बात यह है कि पहले ही सेशन में बैरूनी फाइनेंसिंग पर एतराज़ आया। यही नहीं, करेंसी एक्सचेंज के मामले पर भी इख्तलाफ पाए जाते हैं। IMF के वफ़द ने यह वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान को प्रोग्राम आगे बढ़ाने के लिए तमाम जो अहदाफ हैं उन पर सख्ती से अमल करना होगा। पाकिस्तान ने IMF को नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम न लाने की भी यकीन दहानी कराई है। टैक्स छूट ख़त्म करने से मुतालिक FBR की रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। पाकिस्तान रवा माली साल का टैक्स हदफ जो है 9,415 अरब रुपए हासिल करने के लिए बहुत पुरुमीद है। पहले 4 महीनों के दौरान 2,748 अरब रुपए टैक्स जमा कर चुका है, जो कि टारगेट से ज़्यादा है। मुआहदे के तहत पाकिस्तान IMF को रेवेन्यू टारगेट नवंबर में गैस महंगी करने, इनकम टैक्स रिफंड्स अदायगियों से मुतालिक इस पर भी एतमाद में लेगा। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इन इक़दाम से IMF को कर्ज की दूसरी किस्त हासिल करने के लिए कायल कर पाएगा। डॉक्टर नजीब खाकान नजीब साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इस पर। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, ये बात तो अच्छी है कि जो IMF का वफ़द है वो बग़ैर डिले किए, पहले तो उनको बुलाना ही इतना मुश्किल होता था कि आए देखें, हमसे बात करें, अब तो बग़ैर डिले किए ही वो वफ़द आ गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। एक बात बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान को IMF से कोई राह फरार नहीं है। हमारी जो एक्सटर्नल नीड्स हैं उसमें IMF की अम्ब्रेला एक्सट्रीमली जरूरी है। आपकी दूसरी बात में बहुत वजन है कि चूंकि 2 नवंबर को ही एग्रीमेंट था कि वो आएंगे और वो 2 नवंबर को आ गए। सो लार्जली जो डेटा उनसे अभी तक शेयर हुआ है उससे उनका ख्याल है कि विद एडजस्टमेंट्स हम आगे बढ़ सकते हैं। ये डेटा क्या है? फिस्कल का नंबर जो 1977 था FBR का टारगेट 30 सितंबर का, हमने उसको बाईपास कर दिया था। हमने प्राइमरी डेफिसिट की बजाय कुछ प्राइमरी सरप्लस शो किया। बट शायद गोइंग अहेड, ये बात मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि फिर लोग कहते हैं कि जी हमने सब कुछ कर दिया तो हमें और क्यों करने की जरूरत है। क्योंकि जब इसको हम मॉडल करते हैं, वो भी मॉडल करेंगे, तो उनको कुछ एडजस्टमेंट्स दिखाई देंगी कि शायद 9,400 अरब रुपया इतनी आसानी से, जब कस्टम्स भी और जब इंपोर्ट भी, जब कस्टम की कलेक्शन भी, सेल्स टैक्स ऑन इंपोर्ट्स भी कम हो रहा है, बिकॉज इंपोर्ट्स कम हो रही हैं, हो सकता है वो आपसे थोड़ी सी करेक्शन मांगे, जिसको हम एडजस्टमेंट्स कहते हैं, जिसको आप कहेंगे कि जी शायद कोई टैक्स जो है उसमें रद्दो बदल हुआ है। इसी तरह हमने एक्सपेंडिचर बहुत कम किए हुए हैं। शायद आप हैरान होंगे कि हमने सिर्फ 2.5 अरब जो है वो पहले 3 माह में सब्सिडी दी है। हमारी सब्सिडी का हजम 1,000 अरब से भी ज्यादा है। सो अगेन वो कहेंगे कि इतनी बड़ी सब्सिडी के लिए आप क्या करेंगे? कुछ एक्सपेंडिचर कहीं और कम करेंगे या सब्सिडी कम होगी। सो उनके अहदाफ दोबारा तय होंगे। सो यू आर नाउ गेटिंग अ सेंस कि ये करेक्शंस जो हैं आर पार्ट ऑफ द IMF प्रोग्राम, बिकॉज ये क्वार्टर का नया जो डेटा है यानी कि दिसंबर तक का वो तय होगा। 9 माह के अहदाफ तय होंगे, मार्च के एंड ईयर के अहदाफ तय होंगे। एक्सटर्नल इज अ लिटिल, लेकिन अब एक तसल्ली ये भी उनको होगी ना, इंतखाबात के हवाले से भी बहुत ज्यादा कंसर्न थे। इस हवाले से भी उन्होंने वजीर खजाना से, कल जो निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर से पूछा और स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के हवाले से भी पूछा, जिस पर उनको कहा गया कि आपके इलेक्शन कमीशन से भी मुलाकात करवा देंगे। फिर आपको पता इलेक्शन की डेट भी सामने आ गई। अब ये क्वार्टरली अगर हो जाएगा, इस हवाले से भी ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जैसे है कि नई हुकूमत आएगी, जाहिर है जो जिनके पास एक इख्तियार होगा फैसले करने का, प्रोग्राम के हवाले से टारगेट्स अचीव करने का, टारगेट्स रखने का, तो कितना पॉजिटिव है इलेक्शंस के हवाले से अगर वो मुतमईन हुए हैं।
शाजिया, इलेक्टोरल साइकिल को हमने डिटरमिन अगर कर लिया है कि 8 फरवरी से आगे चलेगा, हाँ। ये मार्केट्स के लिए भी बहुत पॉजिटिव है। आपने बिल्कुल। देखा स्टॉक एक्सचेंज ने अच्छा रिएक्ट किया, हाँ। 53,000 6 साल के बाद आपने किया। सो ये बात आपने बहुत अच्छी रखी है सामने। सर्टेनिटी फॉर मार्केट्स, certainty for your donors, certainty for your multilateral partners, for the doctor जो आपको ट्रीट कर रहा है, उसके लिए एक बड़ी अहम जोश है। अब वो प्लान कर सकता है कि हो सकता है मार्च का जो अगला जायजा है वो आने वाली हुकूमत के साथ हो, नया प्रोग्राम प्लान किया जा सकता है। तो आपने ये भी बात दुरुस्त रखी। सो सर्टेनिटी, अच्छा थोड़ी सी इकोनॉमिक सर्टेनिटी, लेकिन ये बात तय है कि आने वाली हुकूमत को IMF प्रोग्राम में जाना ही होगा, भले ही हमारे जो माहिरीन हैं, हमारे मुआशरे जितना मर्जी कहते रहें कि IMF के बगैर जीना सीखें, IMF के बगैर हम चल सकते हैं, लेकिन ये बात तय है कि हमें मईशत को सहारा देने के लिए अगली हुकूमत जो आएगी फरवरी में, उसको जाना ही पड़ेगा अगले प्रोग्राम के लिए। शाज़िया, दैट वुड बी द सेंसिबल थिंग टू डू। आपने जब भी प्रोग्राम को डिले किया है, और मैंने हुकूमत में रहते हुए हमेशा ये एडवाइस किया था कि इसको डिले ना करें, जब आप उस सूरत हाल में हो जब एक्सटर्नल का चैलेंज खड़ा हो, तो आपको तकलीफ ही हुई है, आपके रिजर्व्स गिरे, आपके रुपए पे प्रेशर आया, आपकी इंपोर्ट्स महंगी हुई। सो इट विल बी ईजियर टू डू इट विद द फंड प्रोग्राम, और फिर आप अपनी बाकी इस्लाहात जरूर करें। शाज़िया, कोई हमें रोक रहा है कि हम एनर्जी सेक्टर में डिस्कोस को ना बेचें, कोई हमें रोक रहा है कि हम प्राइवेटाइज PIA को ना करें, कोई हमें रोक रहा है कि हम SIFC के थ्रू दुनिया से पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पे पेश ना करें, हम अपना रेगुलेटरी रजीम ना ठीक करें। पर IMF आपको साथ साथ कुछ एडजस्टमेंट्स कराता चला जाएगा, कुछ रिफॉर्म्स। लेकिन अभी तो सिर्फ महंगाई की सूरत में चीज़ें सामने आ रही हैं। बिल्कुल आप चीज़ों को प्राइवेटाइज भी करें, बिल्कुल आप इदारों को दुरुस्त भी करें, लेकिन अभी ये इकदामात उस तरीके से सामने नहीं आ रहे हैं, सिवाय इसके कि आप जो है ना वो बिजली महंगी कर देते हैं। महंगी क्या, अगर 4 गुना आप महंगी कर देते हैं। अब आप देखें, गैस तो आती नहीं है, दिन में 2 घंटे सुबह आती है, 2 घंटे दोपहर आती है, 2 घंटे शाम में आती है, लेकिन उन्होंने महंगी कर दी है गैस। मतलब कि आम आवाम के सामने तो IMF का ये चेहरा सामने आ रहा है ना कि जब भी आते हैं चीज़ें महंगी करके चले जाते हैं। अब भी उनका जो फोकस है वो एनर्जी सेक्टर पर है। तो मैंने आज एक द न्यूज में आर्टिकल लिखा है, उसका टाइटल है विद इन एन इलेक्टोरल साइकिल। तो शाज़िया, ये आर्टिकल है कि मैं 2029 में खड़ा हूं, तो मैं लुक बैक कैसे करता हूं। मैंने एग्जैक्टली जो आपने बात की है कि जो IMF की प्राइसिंग एडजस्टमेंट्स है ना, हाँ। इनको अगर आप कपल नहीं करेंगे एनर्जी की एफिशिएंसी पैदा करने में, एनर्जी के लॉसेस को रोकने में, एनर्जी के जो हमारे आबी ज़खायर हैं, हमारे सोलर ज़खायर हैं, हमारे विंड के ज़खायर हैं, इनको उसमें लेके जाने को, ताकि एनर्जी वहां से बने और चीपर हो और अवेलेबल हो और एफिशिएंट हो और हर एक के घर जा रही हो। सो प्राइसिंग एडजस्टमेंट्स आर नॉट द बिगेस्ट रिफॉर्म, दैट्स व्हाई आई कीप सेइंग कि हम IMF के साथ एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। रिफॉर्म पॉलिसी का भी, रिफॉर्म पाकिस्तान का जो ढांचा है चीजों का, जिसको अंग्रेजी में स्ट्रक्चरल कहते हैं, जो ढांचा है चीजों का, ये तो आपने साथ साथ तब्दील करना है। अब हम ये सीख गए हैं ना कि अगर ये नहीं करेंगे तो फिर जैसे आप कह रही हैं कि इन्फ्लेशन का बोझ बढ़ता चला। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया माहिर माशियत डॉक्टर खाकान नजीब साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम खत्म हो गया, फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।